हनी सिंह या बादशाह? मूसेवाला। मैंने ना सुना है कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो। हम्म। आप अपनी जेब में मतलब कोई रिलीजियस बुक रखते हो? अब मैं हमेशा रख के चलता हूँ जपजी साहब। मैं सोचता हूँ कि इससे ना प्रोटेक्शन होती है नेगेटिव वाइब से, नेगेटिव एनर्जी से हमेशा मैं बचता हूँ। Hello guys, I have started a new podcast channel and this will be my very first video. सिकल के आला भाई। भैया भाई आप बताओ ठीक ठाक हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। और आपको कैसे लगा हमारा स्टूडियो, कैसे लगा? स्टूडियो बहुत अच्छा है यार, बढ़िया, आपने अच्छा खर्चा किया इस पे। आपको वैसे कितने साल हो गए हैं स्टैंड अप कॉमेडी के बीच में? मैंने 2018 मई से अपने पहला ओपन माइक किया था। आपको वैसे कब लगा था कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडी में जाना चाहिए, या होता ना मतलब कि क्लास में मतलब कि ग्रुप के बीच में आप ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हो तो दोस्त मैंने चढ़ा देते हैं कि मतलब कि तुम करो। 13 नवंबर 2009 को पहली बार मैंने किया था अपने ना। जैसे आप स्टेज पर गए हाँ, थे पहले first time? कॉलेज का अपने था। आपने कितने लोगों के साथ 5000 लोग थे कॉलेज का कल्चरल। फर्स्ट टाइम में? हाँ, फिर फाइनल क्वेश्चन आया कि अब वहाँ पे परफॉर्म क्या करना है। नेक्स्ट डे शो था, नेक्स्ट डे कल्चरल फेस्ट था, क्या तक परफॉर्म क्या करना है। मैं कहा बहुत सिंपल है, तो हम दोनों स्किट लिख लेंगे। एसएमएस जोक्स आते थे बहुत सारे, ओके ओके। तो 4 मिनट का मटेरियल वहाँ से निकाल लिया, 5-6 मिनट का मैंने अपना खुद का लिखा था। उसमें से एक जोक था, वो आई थिंक 2020 में कनाडा में वायरल हुआ था, पता नहीं किसने किया था। वो जोक क्या था कि जैसे कि मैंने ऐसे किया, नॉक नॉक, कोई बाहर आता है, कहना हाँ जी कौन, कहना पाजी है, कहना नहीं नहीं पाजी तो गे है, कहना वो साढ़े पाजी गे है। वो एक जो ये था, तो जो पहले 5 मिनट का था ना एसएमएस जोक था, वो लोग हंस रहे थे उस पर पागलों की तरह। जब मैंने अपना मटेरियल करना शुरू किया, उस पे रुके, बिकॉज़ वो अब मुझे लगता है शायद अपने टाइम से बहुत आगे था। वो ये वाला जोक मैं 2009 में कर रहा हूँ वहाँ पे। तो ऐसा कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया। मेरा जो 4 साढ़े 4 मिनट का था उसमें नहीं लोग हँसे थे, पर पहले 5 मिनट का वो अच्छा चला गया था। हाँ, ओपन माइक जैसे आप करते लेट्स हो। टॉक नाउ। लेट्स टॉक नाउ। हुँ। अच्छा, वैसे ये आपने कब शुरू किया था लेट्स टॉक? 2019 में पहला ओपन माइक था हमारा, पटियाला में। के तो आप लोगों को प्रोवाइड करते हो एक प्लेटफॉर्म जहाँ लोग परफॉर्म कर सकें। हुँ। ओपन माइक्स वही होते हैं ना, मतलब कि जहाँ लोग आते हैं, कोई भी आर्टिस्ट आ सकता है, डांस वगैरह, सिंगिंग वगैरह, कॉमेडी वगैरह कुछ भी कर सकता है। ये आपका डेली शेड्यूल क्या है? डेली शेड्यूल है अपने, उठाओ जिम जा रहा हूँ, अगर जिम नहीं गया तो बैडमिंटन खेल रहा हूँ, उसके बाद ऑफ़िस जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं राइटिंग करता हूँ। उसके बाद शाम को मैं, अगर मेरे शोज़ वगैरह चल रहे हैं तो मैं शाम को रनिंग करता हूँ। अगर किसी ने स्टैंड अप कॉमेडियन बनना हो तो उसको क्या क्या फॉलो करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो उसको राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो क्योंकि अगर आपकी राइटिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही आप ज़्यादा बेटर कर पाएँगे आप। जैसे हम इंस्टाग्राम या ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हर कोई टाइम पास करता है, उसको आप बंद करके सीधा आप अपने रोज़ के 2 घंटे कम से कम आप राइटिंग पे लगाओ। तो उससे आप देखना 6 महीने के अंदर ही आप बहुत बेटर और बहुत आगे निकल जाओगे। लाइक मैंने भी स्टैंड अप कॉमेडी की है, मेरे को थोड़ा बहुत पता है कि लाइक पहले ओपन माइक्स मतलब करने पड़ते हैं लोगों हाँ को। जी, हाँ जी। फिर मतलब कि अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है तो फिर आप पोस्ट कर दो वीडियो बना करके, हुँ। प्रोफेशनल वीडियो, और फिर आपको शोज मिलते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है। मैं ये जान सकता हूँ कि मतलब ये इस कॉमेडी का मतलब मनी इनकम, मनी सोर्स है, मतलब आगे फ्यूचर है देखो, इसका? जो बड़े शहरों में जो नए आर्टिस्ट निकल रहे हैं उनके लिए पैसे का सोर्स या पैसे तक पहुंचना उनके लिए बहुत इजी और उनके लिए बहुत जल्दी वो रास्ता निकल जाता है। रीज़न क्या है कि वहाँ पे कॉर्पोरेट शोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे कंपनीज़ बैठी हैं, वो आपको जल्दी आपको आप उनकी नज़र में आ जाते हो, आपको वो पैसा मिलना जल्दी शुरू हो जाता है। जब आप छोटे शहरों में रह रहे होते हैं, छोटे शहर नहीं मतलब कह सकते हैं, जब आप अपने उन सिटीज़ में रह रहे होते हैं जहाँ पे कॉमेडी का इतना सीन नहीं है, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे पहली बात तो ओपन माइक नहीं होता। आज की डेट में भी अगर मैं जालंधर में अगर ओपन माइक ना कराऊँ तो 6-6 महीने तक ओपन माइक होता नहीं है। तो ओपन माइक अगर नहीं होगा तो कोई कंटेंट भी कैसे ट्राई करेगा या कैसे उसका स्टेज पे निकलेगा, है ना? तो यहाँ पे तो मुश्किल है, पर वही सेम चीज़ है ना कि आप क्या देखते हो, ग्लास आधा भरा है कि आधा आपको खाली दिखता है। अगर यहाँ पे मुश्किल है तो ये भी चीज़ है कि यहाँ पे आप जल्दी आगे भी आप निकल सकते हो, क्योंकि आप उस सिटी को रिप्रेज़ेंट कर सकते हो कि इस सिटी में
ये आर्टिस्ट करा, तो जो बाकी दिल्ली में या करना इतना ईज़ी शायद ना होता हो, बिकॉज़ वहाँ पे आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉमेडियंस हैं, तो जैसे जालंधर में या अमृतसर में, तो हम दोनों ही कर रहे हैं, तो ये भी बेनिफिट हो जाता है ना, ये चक्कर है। पर ये बात है ना कि अगर आप पैसे का आपने बोले ना, पर वो अब वो चीज़ बहुत ईज़ी हो गई है, रीज़न क्या है कि इंस्टाग्राम रील्स से आपको जल्दी आपके फॉलोअर्स मिल जाते हैं, उससे आपको जल्दी ऐड एफिलिएट मार्केटिंग आपको जल्दी आपको मिल जाती है। आपको बाहर की कंपनीज़ आपको अप्रोच कर लेती है कि हमारे लिए कर लो, जैसे आप रील डालते हो अच्छी निकल जाती है। तो आपको उस ऐड के लिए अपने पैसे मिलने लग जाते हैं, आपके फॉलोअर्स अगर अच्छे होते तो। पहले था कि यूट्यूब पे वो नंबर्स ही देखते थे। अब इंस्टाग्राम पे अगर नंबर्स अच्छे हैं, अगर आपके हैं फॉलोअर्स अच्छे हैं, तो आपको तब भी काम अच्छा मिल जाता है। जैसे आपकी लाइव शो में भी टिकटें बिक जाती हैं। एक अच्छा वायरल कंटेंट बनाने के लिए इंसान को क्या-क्या करना मतलब चाहिए? डिपेंड करता है हर किसी के दिमाग के ऊपर, या वो हर किसी की जो कितना टाइम उस चीज़ में दे रहा है। मैं अपना बता सकता हूँ, मेरे को एक 90 मिनट का कंटेंट लिखने के लिए और पॉलिश करने में मेरे को मैक्सिमम ढाई से 3 महीने लगते हैं। तो वो हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी को कितना टाइम लगता है। अभी मैं जैसे अपने आपके पास यहाँ पे अमृतसर जब आ रहा था, तो मेरे माइंड में अपने स्टोरीज़ वगैरह चल रही थी। वो क्या बोलते हैं उनको, रॉ रॉ स्टोरीज़ जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि मैं स्टोरी टेलिंग कॉमेडी करता हूँ, ठीक है? तो मेरे माइंड में इस टाइम 3 स्टोरीज़ चल रही है। एक भूत के रिगार्डिंग है, एक दोस्त के रिगार्डिंग है ना? जैसे मैंने बेस्ट फ्रेंड की एक निकाली थी। उसके बाद अभी आपने सुनी हुई है जो सेकंड पार्ट, उसका मैंने अपनी परफॉर्म करता था पूरे साल और शूट किया। तो उसका थर्ड पार्ट मैं एक उसका माइंड में चल रहा था, वो देख के या कैसे, और उसकी मतलब 3 कहानी मेरे माइंड में चल रही है। मैं जब भी उसको लिखने बैठूंगा तो वो महीने का पूरा प्रोसेस लगेगा, 90 मिनट का कंटेंट फिर उससे तैयार हो जाएगा। उसको रीराइटिंग करने में और उसको अपने तैयार करने में मेरे को, हाँ, ढाई से 3 महीने अपने लग जाएँगे कि स्टेज पे प्रेज़ेंट करने लायक वो चीज़ बन जाए। माधव भाई आपका फेवरेट इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी कौन है? यार पहले तो यार आर्टिस्ट को डिवाइड ना करो यार, इंडियन है कि बाहर का। अगर आप इंडिया के पूछते हो ना, तो बस्सी भाई मेरे फेवरेट है। उसका रीज़न है बिकॉज़ मैं भी स्टोरी टेलिंग करता हूँ। बस्सी भाई भी स्टोरी टेलिंग करते हैं और बहुत बेहतरीन करते हैं, बहुत अच्छे करते आप हैं। कभी मिले हो बसी भाई से? मैंने उनके साथ शोज़ किए हैं यार। बस्सी भाई बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं, डाउन टू अर्थ है, मतलब बहुत, मतलब आई थिंक जितने मैं मिला हूँ ना, सबसे अच्छे ऐसे ह्यूमन और सबसे अच्छे ऐसे आर्टिस्ट मुझे बस्सी भाई ही लगे हैं। सीखने को आपको कुछ मिला? मेरा जो जालंधर में शो था ना, मैंने जहाँ पे उनके लिए ओपन किया था, तो उस शो के जैसे मैं अपने परफॉर्म करके वापस अंदर जा रहा हूँ ग्रीन रूम में, तो बस्सी भाई स्टेज पे जा रहे हैं, मुझे उन्होंने अपने हाथ मिलाया और पीठ पे ऐसे टाइप किया और मुझे बोला कि बहुत अच्छे किया भाई, मैं जाते हुए ना आपको टिप दूंगा। तो 10 मुझे रुपए मुझे देके गए आपको? टिप मतलब कुछ एडवाइस दूंगा, तो आप कहते हैं अगर मैं भूल गया मुझे एक बार याद करा देना। ओके। तो शो के बाद अपने उन्होंने मुझे बोला कि कहते कि थोड़ा स्लो बोला करो, थोड़ा स्लो बोला करो, जोक्स चाहे कम कर लो पर स्लो बोलो। तो बहुत अच्छी एडवाइस थी। मैं आज की डेट में भी अपने मैं सोच रहा हूँ कि मैंने उसके बाद काफ़ी वीडियोस भी किए हैं। पर वो जो एडवाइस उन्होंने मुझे उस टाइम दी ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे उस पे इम्प्लीमेंट उस टाइम कर देना चाहिए था। मतलब उनकी ऐसे नॉलेज भी बहुत अच्छी, वो एकदम सुन के आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपको बेटर करना चाहिए। हम ह्यूमर हुँ, को हुँ। कैसे अपनी डेली लाइफ के बीच में लेकर के आ सकते हैं? मुझे लगता है कि डेली लाइफ में लेके नहीं आ सकते। हाँ, डेली लाइफ से ह्यूमर आपको आप स्टेज पे लेके जा सकते हो। जैसे अच्छा। आपके साथ कोई चीज़ हुई, वो उस टाइम तो आपको वो ट्रेजेडी लगेगी, ये बुरा हो गया। जैसे लव स्टोरीज़ होती हैं, जैसी वो मेरी फर्स्ट की कहानी थी, उस टाइम लग रहा था कि बुरा हुआ, कि जो जो चीज़ें हो रही थी। पर वो बाद में वो ट्रेजेडी को अपने आप उसको प्रेज़ेंट कर सकते हो स्टेज पे। हाँ, ह्यूमर को आप डेली लाइफ में कैसे लेके आ सकते हो, आप जो चीज़ की सीरियसनेस है, आप उसको ख़त्म कर सकते हो, वो इन द दैट सेंस कि आपको अगर पता होगा कि अच्छा ये चीज़ चल रही है कि ये बुरी हो रही है, आपके माइंड में ऐसे राइटर दूसरी चीज़ भी चल रही होती है कि बुरी तो हुई है पर ऐसे कंटेंट में कितनी अच्छी लगेगी, बिकॉज़ ये ओरिजिनल भी है, फेक तो है नहीं, तो बुरा तो हुआ मेरे साथ, पर ये कंटेंट में कितनी अच्छी चीज़ आएगी। तो वो सीरियसनेस गई उस चीज़ की। माधव भाई आपका कभी ब्रेकअप हुआ है? बहुत बार गिनती छोड़ दी मैंने। ब्रेकअप इतना नहीं हुए होंगे, मुझे प्यार बहुत बार हुआ है। मतलब 2 लाइन में बताना चाहोगे कि ऐसे? ज़्यादा लाइन है मेरे पास। प्यार मेरे को बहुत बार हुआ है। सहेली उससे बहुत कम बनी है। ओके। ब्रेकअप कह सकते हैं कि जैसे मुझे कोई अच्छी लगी,
मैं पहली बात तो मोस्टली नहीं बताता ही नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ अगर लगे ना कि हाँ, बतानी चाहिए, मैं बहुत, क्योंकि इंट्रोवर्ट हूँ पर्सनल लाइफ में ना, स्टेज पे जो अलग पर्सनैलिटी है। तो अगर मैं बता दिया, तो वो अगर रिलेशन कुछ टाइम चला उसके बाद भी ब्रेकअप हो ही जाता है। बहुत ही लंबा खराब है ना, ये कहना चाह रहे हो आप? मैं ना आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हुँ। हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो आपको ना इंटरप्ट करते हैं, बार-बार मतलब कि सवाल पूछते हैं कि मतलब ये क्यों कर दिया? कोई ऐसा मतलब जो ऐसे कोई आपके अंकल हैं जो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करते हैं कि ज्ञान पेलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए? नहीं, टचवुड रिलेटिव्स सारे मैं पहले ब्लॉक कर चुका हूँ। सो अब तो वो नहीं करते, पहले वो मैसेज जैसे किसी का आ रहा है कि स्टैंड अप के बारे में कहते हैं बात करनी, मैं ब्लॉक कर दिए। मेरे को नहीं ऐसे, मेरे को टचवुड ऐसे कोई अपने नहीं करता है। या आप बोलो कि कईयों के शोज़ में होता है कि शोज़ में हैकलर बहुत आते हैं, हाँ, तो मेरे को वो भी ऐसे कभी मिला नहीं है। सेक्युलर की बात करें तो ऐसा होता है ना मतलब कि यही एक जात होती है जो बहुत गंदी लगती है जब आप स्टेज पे हाँ, परफॉर्म कर अगर रहे हो। आप क्राउड वर्क वो कर मतलब कि आप अपना ही क्राउड वर्क बोल करो रहे हैं। आप क्राउड वर्क करो करते हो वो तो पता क्या कहते हैं हैकलर की, दे माइक मैं कर लेता हूँ परफॉर्म। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? वो एक आई थिंक प्रॉब्लम तब आ सकती है कि अगर आप अपने किसी बार में या फिर हाँ। ऐसे जगह पे परफॉर्म करें जहाँ पे शराब वगैरह है ना बिकती है। तो मैं वैसे ही उन जगह पे परफॉर्म करना ही पहली बात तो अवॉइड करता हूँ। कुछ मेरे रिलीजियस कारण है उसके लिए ना, मैं वहाँ पे परफॉर्म करता ही नहीं, वो 99% नहीं करता। हाँ, अगर जैसे किसी के लिए ओपन करना पड़ गया तो मेरी चॉइस नहीं है। मैंने ना सुना है कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो। हुँ, हुँ। आप अपनी जेब में मतलब कोई रिलीजियस बुक रखते हो? अब मैं हमेशा रख के चलता हूँ जपजी साहब, हमेशा मैं रख के चलता हूँ। तो एक दूसरी भी है, एक जो बोलते हैं ना हार्ड बाइंडिंग भी छोटी-सी बुक है, जपजी साहब की, जो मैंने अनंतपुर साहब से वहाँ से अपने बाय की थी। तो मैं हमेशा शो में बोल लो या मैं साथ में हमेशा रखता ही हूँ। मैं सोचता हूँ कि इससे ना प्रोटेक्शन होती है, नेगेटिव वाइब से, नेगेटिव एनर्जी से हमेशा मैं बचता हूँ। तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरा ना आईआईटी जम्मू में शो था, तो वो शो हो गया, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद ना कोई सिंगर उन्होंने बुलाया था, तो जो वहाँ पे कॉलेज के जो अपने कल्चरल हेड थे ना, कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी थे कल्चरल फेस्ट के ना, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, कहते आप भी अपनी सिंगिंग का अब नहीं चल रहा, आप भी साथ में आ जाओ, एन्जॉय कर लो। आपको सिंगिंग के लिए कहा गया? मतलब एन्जॉय कर लो, अब अच्छा, ऐसे क्राउड में आप एन्जॉय कर लो। ओके, ओके। तो जैसे वहाँ पे अपने उनका कॉलेज था आईआईटी जम्मू, साथ में हमारा गेस्ट हाउस था, मैंने परफ़ॉर्म कर लिया, हम वहाँ पे चले गए। उन्होंने वहाँ पे अपने छोड़ दिया, फिर वो उनका फ़ोन है कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप आ जाओ। मैं गया, मेरे साथ में गया, तो मेरी जेब में थे वो बुक में ना बुक एक छोटी-सी मैं हमेशा कैरी करता हूँ, जिसमें जोक्स वगैरह लिखता हूँ। मैंने कुछ मेरे माइंड में आया कुछ जोक लिखने का, मैंने उस टाइम वो बुक बाहर निकाली, उसमें जोक लिखा। और ये जपजी साहब ना, जो उस टाइम मैं कैरी करता था, वो वहाँ पे गिर गए। तो मैंने सुबह जो अगले दिन मेरे को पता लगा, मैंने काफ़ी ढूँढा पर वहाँ पे मिले नहीं। तो उसके आई थिंक काफ़ी महीने बा काफ़ी टाइम तक मेरे को कोई अच्छा जोक या कोई अच्छी चीज़ कुछ माइंड में आई नहीं, और बहुत कह लो टेंशन में रहा मैं इसके, मतलब मैं वही मानता हूँ ना कि एक नेगेटिव चीज़ से मुझे दूर रखती है। मैं क्योंकि पढ़ता हूँ भी हूँ, जैसे दीपांशु मेरे साथ ही शो पे जाता है, उसको पता है कि मैं यहाँ पे सोने से पहले या फिर अपने में दिन में एक बार पढ़ता हूँ। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि आपके अंकल कोई हैं मतलब जो आपको बीच में रोका-टोकी करते, बहुत ज़्यादा ज्ञान देती हैं? हमें इनके लाइफ के जो एक्सपीरियंस उससे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। बट ये भी है कि वो जैसे एक होता है ना कि कई जैसे अपने बिजली के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें डायरेक्ट बिजली नहीं भेज सकते, उसका कुछ ट्रांसलेट होके जाती है, समझते ना, जैसे स्टेबलाइजर बोल लो। तो उनको भी ना वो चीज़, अपनी जो ज्ञान है वो आगे यूथ को देना नहीं आ रहा। अगर वो उसको सही मीडियम से देंगे तो बच्चे सुनेंगे और वो समझेंगे भी, क्योंकि इनके लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत है। पर वो उसको उसको वो पहले ही इस सोच से ज्ञान देते हैं कि इसने सुनना नहीं और इसने मेरी बेइज़्ज़ती करनी है। अगर वो ऐसा ना सोचे ना, तो सुनता हर कोई सुनता है, किसी को बेनिफिट होता है वो सुनता है। अगर वो प्यार से बोले, उनके दिमाग में पहले होता है कि इसने कौन-सा सुनना, वो पहले बोलते हैं तूने कौन-सा सुनना, तूने कौन मेरी बात माननी है। ये चीज़ है। आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन फैल गया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? इस स्ट्रेस से दूर कैसे हो सकते हैं? लाइक लोग जो एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोज़ देख लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, इन सब से परे हम क्या कर सकते हैं? मेरे मुताबिक हमारे एंसेस्टर्स को
ये मोबाइल टाइम जब से आया उससे पहले, ठीक है, सभी खुश थे, इतना डिप्रेशन के बारे में कोई बात नहीं करता था। आज ज़्यादा मतलब फैल गया है, तो इसके बारे में आप बताओ कि कैसे दूर कर सकते हो? आपका पॉइंट मुझे ऑफ व्यू क्या है? मुझे लगता है सोशल मीडिया के कारण ना ये ज़्यादा अपने हो गया है। जैसे ना एक टेडेक्स पे एक मॉन्क आए थे, मैं उनकी उनकी शॉर्ट्स देख रहा था। उसमें वो बता रहे थे कि अपने ये आजकल ज़्यादा लोगों को इसलिए फैल गया बिकॉज़ वो बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह, जैसे वो बता रहे थे कि वो अगर जितना वो काम करेगी, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन वो होगा नहीं। मेरी जो सोच है कि हम जितना किसी को जो एनर्जी देते हैं ना, वो उतनी ज़्यादा दुगनी-चुगनी होके हमारे पास वापस आती है। अगर हम सोसाइटी में अगर किसी को हैप्पीनेस दे रहे हैं, मैं जैसे बताता हूँ आपको, शायद ये पता भी है ना कि कई बार होता है, कई बार मतलब 10 में से 3 बार होता है जब शोज़ हैं, या 4 बार मान लो कि उससे पहले बहुत स्ट्रेस में, मूड ख़राब है मेरा ना, तो मैं जैसे परफ़ॉर्म करके आया, मेरा मूड खुश हो गया क्योंकि मैंने वहाँ पे लोगों को पॉज़िटिव एनर्जी दी है। वैसे आप कुछ भी सोसाइटी में अगर अच्छा काम कर रहे हो, किसी को आपकी वजह से अच्छा लग रहा है, जैसे आप किसी को रोटी दे दी, कुत्तों को ना, जैसे किसी को अपने किसी तरह से मदद कर दी, खुशी दे दी, तो वो एनर्जी आपके पास भी आएगी। वैसे कि अगर आप किसी को आप नेगेटिव एनर्जी दिए, तो वो भी आपके पास, अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, सोच रहे हो दिन में एक काम भी अच्छा कर रहे हो ना, तो आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन नहीं आएगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो आखिरी तक देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा माधव भाई के साथ बातें करके। ही इज वेरी हम्बल एंड अंडरस्टैंडिंग, दिल से रिस्पेक्ट है यार उनकी। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, दुनिया में प्यार खत्म हो रहा है, सो स्प्रेड द लव नॉट द हेट। थैंक यू।